वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमडीकेट 2023। वो स्टूडेंट जो एमडीकेट 2023 में अपियर होने जा रहे हैं उन बच्चों की तरफ से इंस्टाग्राम आईडी पर इनबॉक्स में कई सवालात पूछे जाते हैं और अक्सर मसरूफियत की वजह से उन बच्चों को प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रहे, तो सोचा कि एक वीडियो बनाकर उनके तमाम सवालात जो जो पूछे गए हैं और जो वो पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे पूछ लीजिएगा, वो भी पूछ सकते हैं। तो हमने सोचा कि वो जो बच्चे के दरमियान जो कंफ्यूजन है, वो जो सवाल पूछते हैं, एक वीडियो बनाकर उनको जवाब दे देते हैं ताकि एक साथ सारे बच्चों को उनके जवाब पहुंच जाए। तो इसमें पहला सवाल जो बच्चे पूछे, सर क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? तो वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको पीएमडीसी के पोर्टल पे करवाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं होगी। 10 नवंबर से बाकायदा जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट से आप जो है वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो ना दोबारा आपने रजिस्ट्रेशन की फी जमा करवानी है पीएमडीसी वालों को, ना ही दोबारा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की कोई परेशानी को आपको सामना करना है। फिर बच्चे पूछते हैं दोस्त हु आर नॉट रजिस्टर्ड कैन डू रजिस्ट्रेशन। अब बहुत से बच्चे ऐसे निकल आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं थी। अब वो कह रहे हैं सर हम रजिस्ट्रेशन करवा लें तो ये तो बड़ी हैरत वाली बात है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई, पहली बात। दूसरा ये कि अब आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं थी तो अब अचानक से आपको क्या ख्याल आ गया रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो सवाल ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं करवाई उनके लिए अब तक कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। हो सकता है इनके टाइम पे शायद ऐसा कोई चांस दे दे, लेकिन उनके लिए कोई इसी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अब तक सामने नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी वो अब दोबारा रजिस्ट्रेशन फिलहाल अब तक की सिचुएशन के मुताबिक नहीं करवा सकते। तीसरा सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं, सर सुना है कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि डाओ जो है वो एग्जाम जो है वो बहुत टफ बनाएगा। तो भाई डाओ कोई आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी करने जा रहा है। डाओ जो है वो कोई आपसे कोई बदला थोड़ी लेने जा रहा है कि आप लोगों ने रिकंडक्ट करवाया। भाई रिकंडक्ट तो उन बच्चों की वजह से हुआ है जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। और इंटरेस्टिंग बात बता दो, देखो पेपर जब भी रिकंडक्ट होता है ना तो नालायक से नालायक बच्चा भी जो है वो खुश हो जाता था। नालायक से नालायक बच्चा भी खुश हो जाता था, चलो एक और ट्राई मिल गई। मतलब जिसका स्कोर कम भी आया वो बेजार नहीं होता था। लेकिन जहीन बच्चे हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन रिकंडक्ट में उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि यार साल जाया और इससे बेहतर है कि एक आध महीना डेढ़ महीना दोबारा मेहनत कर लें, शायद हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। जहीन बच्चे तो रिकंडक्ट के मामला में खुश होते थे। और नालायक से नालायक बच्चा भी क्या होता था, अक्सर खुश होता था क्योंकि उसको होता था कि यार एक अपॉर्चुनिटी नजर आती थी कि यार बेकार स्कोर था, चलो यार अब कोशिश करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस साल बहुत से ऐसे बच्चे हैं, शायद आपने भी नोट किया, अगर आप एग्री करते हो मेरी इस बात से तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत से बच्चे रिकंडक्ट भी ना खुश हैं। एंड तक वो कोशिश करते गए, एंड तक वो ट्रेन चलाते गए कि रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ जुल्म है, उनके माँ बाप के साथ अजियत है, जहनी टॉर्चर है। भाई मुझे ये बताओ क्या वो जहनी टॉर्चर नहीं है कि एक बच्चे ने इस साल एमडीकेट का एग्जाम दिया और उसका एडमिशन नहीं हुआ, अब वो बच्चा पूरा एक साल जो है वो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में जो है वो बेचारा ख्वार हो रहा है। वो बच्चा पूरा एक साल जो है वो वेट करेगा और फिर जाके एंटी टेस्ट देगा, तो वो पूरा एक साल वो अजियत से नहीं गुजरेगा? तो क्या ये एक महीने की अजियत उसके लिए फायदेमंद नहीं है कि वो उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई? तो इस तरह के जो ट्रेंड चले हैं, और यकीन करें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर कभी 200 में से 150 स्कोर भी नहीं किया होगा। वो भी पर्सनली इनबॉक्स में कह रहे हैं सर जेएसएमयू वाले में मेरा स्कोर 185 था, अब दोबारा वो करना है। तो जब 185 तुम्हारा स्कोर था तो जिस दिन तुमने आंसर की से जब चेक की थी उसी दिन बता देते। जब रिकंडक्ट हो रहा है अब तुम रोना धोना कर रहे हो कि मेरा 185 था, ये था। तो इस टेस्ट में हुकूमत का बहुत जबरदस्त फैसला है कि रिकंडक्ट करवा रहे हैं, इंसाफ करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुत से बच्चों का जो स्कोर था वो बहुत ही डाउटफुल था और उनका जो एटीट्यूड था कि वो रिकंडक्ट के लिए बिल्कुल ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि रिकंडक्ट ना ही हो। एंड तक उनका दिमाग जो है वो रिकंडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये भी चीजें जो है वो डाउटफुल थी कि कहीं ना कहीं थोड़े नहीं बहुत से बच्चों तक ये पेपर जो है वो पहुंच चुका था और बहुत से बच्चों ने जो है वो बहुत बड़ा स्कोर किया था और उन्होंने शो नहीं किया था, लेकिन उनका स्कोर बहुत जबरदस्त था। तो ये मेहनत करने वाले बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, डाओ इस बार टफ पेपर नहीं बनाएगा। मैं आपको बता दूं पेपर बिल्कुल मॉडरेट सा होगा, ना बहुत ज्यादा आसान होगा ना मुश्किल होगा, क्योंकि अब रिकंडक्ट की गुंजाइश नहीं है। बास वक्त क्या होता था, ए लेवल और रेड स्पॉट के पेपर डाल देते थे ना माजी में, स्पेशली 2009 में, और 2013 का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया था
एमटीएस ने पूरे पूरे रेड स्पॉट ए लेवल के सवाल उन्होंने छाप दिए थे। तो रेड स्पॉट ए लेवल के सवाल जो है वो छापने की वजह से क्या था, रेड स्पॉट ए लेवल के पूरे कॉपी पेस्ट किया से लोगों ने एहतजाज किया था कि भाई ये तो इंटर के लेवल के सवाल ही नहीं है, ये तो आपने कैम्ब्रिज के सवाल डाल दिए, ये तो हमारे सिंध बोर्ड का लेवल ही नहीं था। तो उनको कई एहतजाज का सामना करना पड़ा था और फाइनली मामला रिकंडक्ट तक तो नहीं पहुंचा था, लेकिन काफी प्रेशर का सामना करना पड़ा था। तो एक ऑलरेडी पेपर लीक की वजह से ये जेएसएमयू को परेशानी फेस करना पड़ी, लेकिन डाउ कभी ये गलती नहीं करेगा कि पेपर में रेड स्पॉट और कैम्ब्रिज के सवाल डालकर जो है वो अपने लिए परेशानी क्रिएट करे। तो याद रखिएगा पेपर बिल्कुल मॉडरेट सा रखेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड का रखेंगे, क्योंकि अब इनके पास दूसरा चांस नहीं है, ऑलरेडी पेपर रिकंडक्ट हो रहा है। तो परेशान ना हो, ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि पेपर बहुत टफ होगा, वो आपसे कोई बदला लेना नहीं चाह रहा, वो आपके साथ इंसाफ करना चाह रहा है। एक दरमियानी लेवल का पेपर होगा जिसमें तमाम बच्चे मुतमईन हो, इसी तरह के जो है वो इंशाल्लाह सवालात होंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये होगा कि बुक्स की लाइन होती है, याद रखिएगा डाउ जो होगा वो ज्यादा कैम्ब्रिज वाले सवाल पे नहीं खेलेगा, आपकी बुक्स की जो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस होंगी जो हर बच्चा पिक नहीं कर पाता, सिर्फ जहीन बच्चा वो भी मल्टीपल टाइम बुक्स रीड करने के बाद पिक कर रहा होता, उसी तरह की लाइंस आएंगी। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। शुड बी फॉलो सिलेबस, यहाँ जो पीएमडीसी का जो सिलेबस है, क्या उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसकी एक एक जो टॉपिक है बस वो पढ़ें और कुछ ना पढ़ें। मेरी सजेशन है कि भाई उस सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर पूरे कर लो, सेफ साइड। क्योंकि मैं इस साल जेएसएमयू वाले पेपर की बात नहीं कर रहा, पिछले साल जो डाउ ने कंडक्ट किया था उसमें कुछ बच्चों का यही रोना धोना था, सर आउट ऑफ सिलेबस सवाल थे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस वाले पूरे चैप्टर किए थे उनको कोई मुश्किल नहीं लगा था, पेपर आसान लगा था, बिल्कुल उनको कोई परेशानी नहीं थी, स्कोर भी उनका बहुत अच्छा था। लेकिन वही एज यूजुअल जो रोने धोने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कुछ एक्स्ट्रा करने को तैयार नहीं होते, और वो आप देखिएगा ना 2-2 3-3 साल से बस एंट्री टेस्ट ही दे रहे होते, जिंदगी में वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने सिलेबस वाले पूरे चैप्टर करने हैं, सिलेबस वाले जो टॉपिक पिक करोगे तो उसमें हो सकता है कि वो उससे हटकर कुछ सवाल आ जाए, लेकिन चैप्टर पूरे करोगे यू आर ऑन द सेफ साइड। फिर इसी तरीके से शुड वी फॉलो न्यू बुक, क्या हम न्यू बुक को फॉलो करें? ऐसे कुछ जज्बाती बच्चे हैं ये, बेटा 20 दिन के अंदर नई बुक नहीं हो सकती, न्यू बुक का लेवल आपको पता नहीं है। बायोलॉजी की और ये बुक अगर आप पढ़ोगे ना आपको लग पता जाएगा ये पुरानी बुक के मुकाबले में उनका लेवल बहुत ज्यादा है, स्पेशली जोलॉजी वाले पार्ट से रिलेटेड तो चीजें बहुत एडवांस है। तो फिलहाल नई बुक में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही वो आपसे नई बुक की कोई इन्फॉर्मेशन पिक करना चाहेगा। वो ये चाह रहा है कि आपने फर्स्ट ईयर इंटर में कितना अच्छा पढ़ा है, तो यानी उसी कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उसी कोर्स से ही एंट्री टेस्ट होता है। ये बात जहन नशीन कर लो। तो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पुरानी बुक से किया है तो आपका एंट्री टेस्ट भी ओल्ड बुक से होगा। इज नॉर्मल वॉच अलाउ, यहाँ ये बच्चे पूछे सर वो नॉर्मल अगर घड़ी हम पहन के जाए तो अलाउ है या नहीं है? स्मार्ट वॉच तो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, उसूलन जो है वो नॉर्मल वॉच अलाउ होनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा हो कि वो नॉर्मल वॉच का भी जो रिस्क ना ले। तो फिर बच्चों के जहन में सवाल आता है सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो बेटा आप पेपर देने जा रहे हो एक्सपो सेंटर में, एक्सपो सेंटर के अंदर बड़े बड़े जो वो हॉल बने हुए हैं और फुल एयर कंडीशन वाले हॉल है, बेहतरीन फैसिलिटी के साथ होगी, बिल्कुल दीवार पे फ्रंट पे एक बहुत बड़ी जो है वो वॉच घड़ी लगी हुई होगी, और उसी घड़ी के मुताबिक पेपर शुरू किया जाएगा, उसी घड़ी के मुताबिक पेपर आपसे लिया जाएगा, और उसी घड़ी को देखते हुए आपने जो वो टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो नॉर्मल अगर आपको वॉच अलाउ अगर नहीं भी कर रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां हॉल के अंदर जो है वो वॉच जरूर वहां लगी हुई होगी, सेंटर सॉरी वॉल पर क्लॉक लगी होगी, नॉट वॉच, वॉच तो हाथ में पहनने वाली है। इस टेस्ट सेंटर कैन बी चेंज, अब बहुत से बच्चों को होश आ रहा है कि क्या टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं? तो फिलहाल ऐसा रजिस्ट्रेशन दोबारा जिस तरह नहीं हो सकती इस तरह टेस्ट सेंटर भी दोबारा चेंज का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कि दोबारा टेस्ट सेंटर इसलिए नहीं होगा कि अब जो है वो पूरी उनकी प्लानिंग जो पहले से डेटा था उसी डेटा के हिसाब से उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह ऑलरेडी उन्होंने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो अब टेस्ट सेंटर वगैरह चेंज का ऑप्शन फिलहाल अब तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि आप टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिलहाल ज़हन नशीन रख लो कि जिस सिटी में आपने टेस्ट दिया था उसी में आपने दोबारा देना है। फिर फाइनली एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट, एमडीकेट 2023 से रिलेटेड आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो जिसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में देना मुमकिन होगा तो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, और अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसको हमें लगता है कि अगली वीडियो में हम उसका जवाब दें तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आप इससे रिलेटेड अगर आपके एमडीकेट 2023 से रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको उसको जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।